का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कटरा की खबर से, क्योंकि जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसी के साथ अपडेट सामने आ रहा है कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी पर भी कोविड का प्रकोप देखा जा रहा है। यूनिवर्सिटी में कोरोना संक्रमण के 14 मामले पाए गए हैं और डीसी ने संस्थान को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। और जिस तरह से ये खबर सामने आ रही थी कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में अब कल एग्जाम भी है, अब उस हवाले से क्या कैंसिलेशन इसका ऑर्डर सामने आया है या नहीं, उस हवाले से हम आपको जानकारी देंगे। और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी पर जिस तरह से कोविड के केसेस आए हैं उसके बाद डीसी ने संस्थान को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। ये भी जिस तरह से आपको हमने बताया कि 14 मामले यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं और साथ ही इस हवाले से और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे आपको जानकारी देंगे। पर फिलहाल जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो कोविड केसेस का जो ग्राफ एक बार फिर बढ़ रहा है, उसके हवाले से बार बार यही मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है कि एहतियात बरतना बेहद जरूरी है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना। पर उसी के साथ जो तस्वीरें सामने आती हैं काफी निराशाजनक इसलिए भी हैं क्योंकि लोग अक्सर कोविड-19 के जो एसओपीज हैं उसकी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। उसी के साथ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले कटरा से आ रही खबर से रूबरू करवा रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी पर कोविड का प्रकोप देखा जा रहा है और यूनिवर्सिटी में कोरोना संक्रमण के अभी तक 14 मामले सामने आए हैं। डीसी ने फिलहाल संस्थान को बंद रखने का फैसला किया है। अब जो एग्जाम होने वाले थे उस हवाले से क्या अपडेट है हम आप तक पहुंचाएंगे। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता कटरा से जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे। तो हमारे साथ कटरा से सोनू कोहली हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। जी बताइएगा सोहन की क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से, क्योंकि 14 मामले सामने आए हैं, संस्थान तो फिलहाल बंद है, एग्जाम्स के हवाले से क्या अपडेट है? मैं आपको माता वैष्णो देवी एक हफ्ता पहले जो एक बच्चा था उसने अतुल्या में अपना टेस्ट करवाया था आरटीपीसीआर, क्योंकि यहाँ के एक रूल है स्टूडेंट जो भी बाहर जाता है उसको जो अंदर जाना पड़ता है उसको आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत होती है, जो अनिवार्य है। वहीं पे एक बच्चा जो पॉजिटिव आता है तो उसके संपर्क में जो बच्चे आते हैं उनको कटरा में ले जाते हैं, हॉस्पिटल में उनके टेस्ट होते हैं। तो उसके संपर्क में जो आए थे वो 6 बच्चे पॉजिटिव पाए जाते हैं। उसके बाद प्रशासन हरकत में आते हुए श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को डीसी रियासी ने जो कि बंद कर दिया गया है। और आज 31 के दिन 13 बच्चे जो पॉजिटिव पाए गए थे। जी वहीं पर आपने जिस तरह से बताया था काफी स्टूडेंट्स जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के हैं वो अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। अब कुछ नोटिफिकेशन एग्जाम के हवाले से सामने आया है या जिस तरह से बताया जा रहा था अब आने वाले दिनों में बच्चों के एग्जाम्स भी हैं, तो क्या सभी के लिए कुछ फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है जो बच्चों के एग्जाम है वो फिलहाल पोस्ट कर दिए गए हैं। मगर जो बच्चे पूरी यूनिवर्सिटी में जिस संपर्क में आए थे उनको कोविड टेस्ट यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। और जो बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं उनके लिए आइसोलेशन वार्ड एक अंदर ही बनाया गया, उसमें आइसोलेट कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया सोहन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सोहन हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो मामले सामने आए हैं 14 मामले सामने आए हैं, जिस तरह से अब बताया जा रहा है कि जो एग्जाम्स होने वाले थे, कल भी जो एग्जाम था और बाकी भी जो आने वाले एग्जाम है फिलहाल उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। तो चलिए अब कटरा के बाद रुख करते हैं सांबा का, क्योंकि सांबा में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण ने अब सांबा में भी रफ्तार तेज कर दी है। सरोर के वार्ड नंबर 6 को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और जिले में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर अब 8 हो चुकी है। तो लगातार अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें हर रोज सामने आ रही हैं जो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके चलते अब
क्या लोगों में जागरूकता है, क्या लोग एसओपीज का पालन कर रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आती हैं उसमें ज्यादातर यही देखा जाता है कि लोग अभी भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो कि बेहद डिसअपॉइंटिंग है। और इसी के चलते जहां पर हमने कटरा की खबर आपको बताई कि कटरा की श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कई बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहीं पर हम आपको बता रहे हैं सांबा में भी कोरोना केसेस का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरोर के वार्ड 6 को अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है घोषित किया गया है। अब पूरे जिले की अगर हम बात करें तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर अब 8 हो चुकी है। तो अब वक्त है, क्योंकि एक बार फिर कोरोना संक्रमण के केसेस ने रफ्तार पकड़ी है, तो लोगों को भी समझने की जरूरत है कि तमाम जो एसओपीज हैं उसका पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि वो अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए जागरूक हो जाएं और बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। तो चलिए रुक करते हैं हम सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी ऋषि, बताइएगा, क्योंकि अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन वार्ड नंबर 6 को भी घोषित कर दिया है, कुल 8 हो चुके हैं, और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, तो आपको बता दें कि एक चिंता का विषय बन चुका है कि जिला सांबा में लगातार जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या है ये बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर कोविड ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पर ये स्टेप जो प्रशासन द्वारा उठाया जा रहा है, क्योंकि इसमें वजह एक ही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखा जा रहा है, क्योंकि जिसका बताया जा रहा है कि जो काफी तेजी से इसकी इन्फेक्शन फैल रही है, और उसी डर से प्रशासनिक अधिकारी ये फैसला लेने के लिए मजबूर है कि अगर किसी इलाके से 1 या 2 केस भी आता है तो उसे हॉटस्पॉट घोषित करना है। अब यहाँ सवाल यह है कि पाबंदियां तो प्रशासन की तरफ से लागू कर दी गई है, जिसमें कॉर्डन कर इन इलाकों में जो टेस्टिंग प्रक्रिया को पूरा करना है। और ये जो वार्ड नंबर 6 बड़ी ब्रह्मपुरा का जो सरोर इलाका है, इसको बनाया गया है, ये 8वां माइक्रो कंटेनमेंट जोन है जिला सांबा का, जो कि पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो लगातार ये संख्या हमें बढ़ती हुई मिली है। अब यहाँ पर नोडल ऑफिसर्स को भी तैनात कर दिया गया है, कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स को भी तैनात कर दिया है, जो कि अपनी देखरेख में यहाँ पर टेस्टिंग प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इनके कांटेक्ट में जो लोग आए हैं या परिवार के सदस्य हैं, उनकी सैंपलिंग करनी है। और इसमें बड़ी दिक्कत परेशानी लोगों को फेस करनी पड़ेगी जो इस इलाकों में रहते हैं, उन सभी को भी इस टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन ऑर्डर्स जारी कर दिए जाते हैं, लोगों का ये भी कहना है, लेकिन जो पब्लिक के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसलिए नोडल ऑफिसर्स की एक ड्यूटी बनती है कि अगर इमरजेंसी सेवाओं की जरूरत यहाँ पड़ती है तो उन सेवाओं को किस तरह से सुचारू करना है, किस तरह से ये व्यवस्थाएं लोगों के घरों तक पहुंचानी है, ये प्रशासन को इसके ऊपर भी काम करना होगा। अब यहाँ पर इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध जो प्रशासन ने लगा दिया है, लेकिन यहाँ टेस्टिंग की जाए, टेस्टिंग को लेकर प्रशासन को पूरी तरह से अपना संजीदा रोल प्ले करना होगा। नहीं कहीं तो ऐसा ना हो कि ये कह दिया जाए कि ये ऑर्डर्स तो जारी कर दिए जाते हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्विसेज, यहाँ पर व्यवस्थाएं जो वो नहीं बनाई जा रही। तो ये चिंता का विषय है। केसेस तो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो कंसर्न अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखा जा रहा है तो ये एक चिंता का विषय है। इसी को लेकर हम लगातार अपडेट कर रहे हैं कि एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है, चाहे वो हम प्रशासनिक एंड पर बात करें या फिर पब्लिक को लेकर बात करें। हमें जब तक कोविड प्रोटोकॉल्स को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, ये आने वाले दिनों में संख्या और बढ़ सकती है। और पूरे देश में आप देख रहे हैं कि लगातार जो पहले के मुकाबले देखें तो ये संख्या कोविड केसेस की अब दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और ऋषि, आखिर में ये भी बताइएगा, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन एहतियातन तौर पर कदम उठा रहा है, क्या लोग समझ रहे हैं, क्या लोगों में जागरूकता नजर आ रही है? अगर मार्केट्स की बात करें, गैदरिंग्स की बात करें, क्या लगता है कि लोग एसओपीज का पालन कर रहे हैं, सांबा के लोग समझ रहे हैं? लोगों ने काफी ज्यादा लापरवाही जो बरतना शुरू कर दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 महीने का अगर आपको अपडेट करें जो फेस्टिव सीजन पीछे गुजरा है, तो उसमें साफ तौर पर देखा गया कि पब्लिक प्लेसेस पर काफी ज्यादा वॉयलेशन लोगों ने की। उसके बदले लोगों को चालान काटने पड़े, कटवाने पड़े। और उसके बाद अब जो फॉरेन ट्रेवल हिस्ट्री बताई जा रही है, अगर वो छिपाई जाती है तो 20,000 का फाइन जो वो भी इम्पोज किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखना ये है कि प्रशासन जिस तरह से लगातार लोगों को ये एहतियात बरतने के लिए कह रहा है, लोग बरत भी रहे हैं, लेकिन प्रशासन की एक ड्यूटी यहाँ पर यह भी बनती है कि अगर आम लोगों के लिए ये सारी पाबंदियां लागू की जा रही है, तो क्यों पाबंदियां उन लोगों के लिए लागू नहीं की जा रही जो बड़ी बड़ी रैलियां नेता करते हैं, बड़ी बड़ी गैदरिंग वहां पर देखने को मिलती है। मात्र 200 या 50 लोग फंक्शन है, उसके ऊपर सवाल प्रशासन खड़े कर रहा है। प्रशासन को चाहिए कि उनकी परमिशन भी रद्द है जो बड़ी बड़ी रैलियां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी हम कहेंगे कि वाकई सारे मिलकर कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहां कोविड प्रोटोकॉल्स की पूरी तरह से तोड़ती हुई नजर आती है।
पर काम करने की जरूरत है। हालांकि लोग भी कह रहे हैं कि पाबंदियां लगाना जरूरी भी है, क्योंकि कोविड का एक बार फिर से ये रूप देखा जा रहा है और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो भी कहा जा रहा है कि फरवरी महीने में काफी ये और बड़े स्तर पर देखा जा सकता है। तो उससे पहले प्रशासन ने एहतियातन तौर पर ये स्टेप्स उठाना शुरू कर दिए। ऋषि, तमाम जानकारी फराहम करने के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ सांबा से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो अपडेट दे रहे थे कि जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उसके चलते लोगों में जागरूकता तो होने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है और जहां पर आम आवाम को समझने की जरूरत है वहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन को जो रूल्स आम आवाम के लिए अप्लाई करते हैं वो जो पॉलिटिकल रैलीज निकाली जा रही हैं वहां पर भी अप्लाई करने की जरूरत है, कोई फंक्शंस होते हैं उस पर भी अप्लाई करने की जरूरत है और हर किसी को इस वक्त एहतियात बरतने की जरूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे डीलिमिटेशन ड्राफ्ट को लेकर, क्योंकि डीलिमिटेशन ड्राफ्ट को लेकर लगातार सियासत तेज हो चुकी है। कुछ सियासी दल आयोग की सिफारिश का विरोध भी कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने परिसीमन ड्राफ्ट को लेकर कई सवाल उठाए हैं। अब परिसीमन ड्राफ्ट को लेकर पहले ही कई बयानात कई पॉलिटिकल लीडर्स दे चुके हैं, सियासत तेज हो गई है और कुछ जो सियासी दल हैं आयोग की सिफारिश का विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी कई सवाल डिलिमिटेशन ड्राफ्ट को लेकर उठाए हैं। क्या कुछ कहना है सियासी दलों का, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी हर मुद्दे में से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे पॉलिटिशियंस की कमी रही है जो जम्मू कश्मीर की बेहूदी का सोचे, जो जम्मू कश्मीर को इकट्ठे देखने की सोचे, जो यहाँ की लोगों की बात करें। ठीक है, डिलिमिटेशन शायद जो मरकजी सरकार ने जो आर्टिकल 370 खत्म किया, फिर आर्टिकल 35A खत्म किया, उसके साथ रियासत जो है उसका रियासती दर्जा खत्म किया, इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में रख दिया, फिर यहाँ के लिए 90 सीट्स मुकर्रर की, जबकि यहाँ पर फिर पहले 89 थी, उसमें से जब 4 उधर गई तो इसमें फर्क पड़ गया तो 7 सीटें बढ़ गई। तो इन्होंने ये टू देयर विजडम सोचा है कि 7 बढ़ानी है, इस लिहाज से डिलिमिटेशन करना है। कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है जिस वक्त इसका बाज़ाब्ता संगठन हुआ तो उस वक्त ये लगा कि डिलिमिटेशन क्यों ज़रूरत है। 5 अगस्त 2019 के फैसले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जब हम गए हैं तो ये सब जुडिस मामला था। डिलिमिटेशन कमीशन का हम ये कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि आप इसको सेलेक्टिव क्यों कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ही क्यों कर रहे हो, बाकी स्टेटों में क्यों नहीं कर रहे हो, पूरे इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, 5 अगस्त 2019 के बाद आपने अगर डिलिमिटेशन कमीशन बनाया, इसकी शुरू से ही जो अप्रोच थी वो सिलेक्टिव अप्रोच रही है। जो उन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है उस ड्राफ्ट प्रपोजल में भी उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम 7 सीटें बढ़ा रहे हैं और उनका ये होगा, ये नहीं बता रहे हैं कि किस जगह पे और उसका वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है उसकी रूपरेखा क्या होगी, वो नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर जो है वो दिल की सफाई नहीं है, वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। और अभी साल में तो सिर्फ ये बता पाए कि हमने जी 7 सीटें बढ़ाई हैं और 9 सीटें रिजर्व कर दी हैं। 7 सीटें तो उनकी पहले ही रिजर्व थी एससी की, उसमें कोई नई बात नहीं है। जो चीज़ सामने आनी चाहिए थी कि बताइए भाई किस कॉन्स्टिट्यूंसी को आप कहाँ लगा रहे हो, वो नहीं बता रहे, वो हिडन एजेंडा है, ये सारा बीजेपी का एजेंडा है। डिलिमिटेशन कमीशन बना पहले दिन से ही कंट्रोवर्सीज का शिकार है और ये इंक्लूसिव कमीशन नहीं है। इसमें जो एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट होना चाहिए वो लैकिंग है और इस कमीशन में जो स्टेट मेंबर्स 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज के, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, यहाँ बहुत लोग हैं, सबकी सुनवाई जिस तरीके से कमीशन के अंदर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। और जहां तक सीटें इंक्रीज होने का सवाल है, सवाल जम्मू और कश्मीर का नहीं जिस तरह से बीजेपी चाहती है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर पिच किया जाए। सवाल ये है कि जहां जस्टिस बनता है, जहां
रेशनलिटी को देख करके जहां जहां सीट्स बनती हैं वहां होनी चाहिए और जहां नहीं बनती वहां नहीं होनी चाहिए। बहरहाल एक बात पूछनी पड़ेगी बीजेपी से, वही सेंसस 2011 जो इनके लिए अनटचेबल था, जिसपे इनके लोग प्रोपेगेंडा करते थे, वही रातों रात एक्सेप्टेबल कैसे हो गया? 2021 में आपने सेंसस करवा के इसको अगर डिलिमिटेशन करवाया होता तो मुझे लगता है इतनी कंट्रोवर्सीज और इतनी चीजें नहीं होती। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना कहना है। हम डिलिमिटेशन कमीशन जो है इसकी जो रिकमेंडेशन है उनको देख रहे हैं। जब पूरा मसवदा आएगा, पूरी रिकमेंडेशन ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आएगा तो फिर हमारी लीडरशिप जो है वो जो डिसीजन है उस पर लेगी कि इसका क्या है। अभी तक जो सामने कुछ कुछ बातें आई हैं अच्छी हैं, बहरहाल उसमें और अच्छा होता अगर ये इंक्लूसिव होता, अगर ये इसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वाइडर होता। मैं आपको बता दूं कि डिलिमिटेशन कमीशन जो काम कर रहा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और एज पर जो गाइडलाइन है उसके काम कर रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, ये लोग अब जनता से डरे हुए हैं। इन्होंने एक ऐसा पर्दा डाला था लोगों के ऊपर कि झूठ का, अलगाववाद का और देश को बांटने का, लोगों को बांटने का, जो सब पीछे चीजें छट रही हैं। इनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। इनको पता है कि थोड़ी देर में हमने लोगों का सामना करना है और सामना कर नहीं पाएंगे, लोग सच्चाई जान चुके हैं। उसलिए नए नए बहाने, नए नए मुद्दे ये लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है इनको ईमानदारी से जम्मू कश्मीर के हित में डिलिमिटेशन कमीशन को सहयोग करना चाहिए और सच को सच कहना चाहिए। अपनी राजनीति नहीं देखनी चाहिए, उसके लिए जाना चाहिए। जम्मू के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जो इतने सालों में जम्मू के लोगों को इन लोगों ने बेवकूफ बनाया है, चाहे धर्म के नाम पे, अलगाववाद के नाम पे, उसके पीछे हटें। जम्मू के जीएमसी और डीआरडीओ दोनों ही अस्पतालों में मौजूदा समय में कोविड के 21 मरीज भर्ती हैं और इनमें से 9 मरीजों का इलाज जीएमसी अस्पताल जबकि 12 मरीजों का इलाज डीआरडीओ अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने बताया कि कोरोना के 3 नए मरीज भर्ती हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले से भर्ती 6 मरीजों को सेहतमंद होने पर छुट्टी दे दी गई है। साथ ही कहा है कि डीआरडीओ अस्पताल में भर्ती 3 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में से बांग्लादेश, इंग्लैंड और अमेरिका से लौटे यात्री शामिल हैं और उम्मीद है कि जल्द ही टेस्ट करने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में 3 पेशेंट जो हैं कोविड-19 से एडमिट हुए हैं और पीछे जो हमारे पास पेशेंट्स एडमिटेड थे उनमें से 6 पेशेंट्स हमने डिस्चार्ज किए हैं। सभी स्वस्थ होकर अपने घर को चले गए हैं। अभी हमारे पास जो टोटल पेशेंट्स एडमिटेड हैं वो 21 पेशेंट्स हैं, जिनमें से 9 पेशेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में हैं और 12 पेशेंट जो है डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट हैं। जो डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में पेशेंट्स एडमिट है 12, उनमें से 3 पेशेंट्स फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, जिनमें से एक बांग्लादेश से हैं, ट्रेवल करके आए हैं, एक इंग्लैंड से ट्रेवल करके आए हैं और एक अमेरिका से आए हैं। सभी पेशेंट्स जो है ट्रीटमेंट को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आने वाले दिनों में रिपीट आरटीपीसीआर करने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि वो नेगेटिव होके वापस घर को जो है डिस्चार्ज होने के बाद चले जाएंगे। आपके माध्यम से मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे कोविड-19 के जो केसेस हैं, अभी रिसेंटली आपने कल भी देखा होगा, परसों 16,000 थे इंडिया में, कल 24,000 से ज्यादा हो गए हैं, तो एक अपसर्ज जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जिसकी वजह से जम्मू में भी काफी एरियाज को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर करना पड़ा है। तो उन एरियाज में जो लोग रहते हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि गाइडलाइंस का जो है वो पूरा उनका ध्यान रखें, उनको फॉलो करें। देश को आजाद हुए 7 दशक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक देश के अन्य राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जो पीने के पानी की सुविधा से वंचित हैं। इस आधुनिक युग में भी इन इलाकों के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है जिला पुंछ का अपर मनकोट, जहां आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए भटक रहे हैं। पानी की परेशानी से जूझ रहे इन लोगों का क्या कहना है, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं आधुनिक भारत की, जहां पीने के पानी के लिए लोगों को मीलों का सफर तय करना पड़ता है। पानी के लिए मीलों का सफर तय करने वाले ये लोग हैं जिला पुंछ की पंचायत अपर मनकोट के। इस गांव के लोगों का दिन का मुख्य काम है पीने के लिए पानी का बंदोबस्त करना।
जिसके लिए सुबह होते ही इस गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान अपने अपने बर्तन हाथ और सिर पर लेकर पानी के दरिया की ओर निकल पड़ते हैं। दिन में इसी तरह इस पंचायत के लोग पानी के लिए इस दरिया के कई चक्कर काटते हैं। पानी कौन नहीं होना, 2-4 चक्कर लाने दरिया पर, लोग कमजोर है, पानी नहीं टोना, असं पानी की जरूरत है। असें बहुत तंगी है जनाब, पानी कोई भी नहीं, 3 किलोमीटर अस थल्ले अछने पानी खड़ने थे, माला की पिलाना, बंदिया की पिलाना, बाल बच्चे ने कपड़े भी धोने पे, पानी की बहुत तंगी है। पानी की समस्या को लेकर इस पंचायत के लोगों ने जल शक्ति विभाग और स्थानीय प्रशासन से कई बार गुहार लगाई। यही नहीं, कई बार इस पंचायत के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए, लेकिन किसी ने इन लोगों की इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया। अस बार बार पानी वास्ते अर्ज करने असल कोई पानी जो पानी की बहुत मुसीबत। इस पंचायत के लोगों के मुताबिक सरकार ने पंचायत में 10,000 गैलन की क्षमता का एक वाटर टैंक का निर्माण तो किया है, लेकिन अभी तक इस टैंक से पानी की सप्लाई के लिए पानी की पाइपें नहीं बिछाई गई। इन लोगों ने सरकार से जल्द सप्लाई पाइपें बिछाकर लोगों को पानी की समस्या से छुटकारा देने की मांग की है। 2 वार्डें हैं जो पानी के लिए बहुत मायूस हैं और टैंक एक जो है 10,000 गैलन का जो है वो बना हुआ है और पीएचई महकमा बिल्कुल ही गहरी नींद में सोई हुई है। फर्स्ट है जनाब एलजी मनोज सिन्हा से और डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, ये जो पीएचई महकमा है इनको नींद के खराटों से जुगाए और हमारी यहाँ पाइपलाइन जल्द अज जल्द बिछाने की कोशिश। मैं सरहदी ब्लॉक मनकोट की अपर मनकोट पंचायत में खड़ा हूँ, जहाँ पर लोग दरिया का पानी पीने पर मजबूर हैं। ये इलाका जो है बिल्कुल ही सरहद पर पड़ता है और लोगों का ये कहना है कि महकमा जल शक्ति पानी सप्लाई करने में बुरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। हमने बार बार इंतजामिया से अपील की और मुतलका महकमा के आला अफसरान से भी कि हमें पानी दिया जाए, लेकिन पानी की बूंद बूंद के लिए हम लोग तरस रहे हैं और अब हमारी ख्वातीन व मर्द जो हैं वो दरिया से पानी लेकर पीने के लिए मजबूर हो रही हैं। तो अब इन्हीं लोगों से हम पूछते हैं ये लोग क्या कहते हैं। इस वक्त ये 2 वार्डें हैं, हम पानी के लिए एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मैं एलजी मनोज सिन्हा हमारे गवर्नर साहब जम्मू, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं हमारे पुंछ के, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें पाइपें दी जाएं। हमारी बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी कंडीशन है, हम दरिया का पानी पीने पर आज मजबूर हो चुके हैं। लिहाजा हमारे लिए गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इंतजामिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस इलाके में पानी दिया जाए और पाइपें दी जाएं। हमें बहुत मजबूरी है सर, हम दरिया का पानी पीने पर आज मजबूर हो चुके हैं। ये देखो कितनी पब्लिक आई हुई है पानी के ऊपर, मैं इसी पर सवाल करना चाहता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जब सरकार ने पीएचई का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा, तो पानी की समस्या से जूझ रहे अन्य इलाकों की तरह इस पंचायत के लोगों में भी उम्मीद की एक किरण जागी कि अब विभाग नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ काम करेगा और उनकी पानी की समस्या को दूर करेगा। लेकिन अब तक सरकार का जल शक्ति विभाग इस मामले में शक्तिहीन ही साबित हुआ है। मेंढर से जावेद इकबाल के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। पलवार ब्लॉक की पंचायतों के सदस्यों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इन लोगों का कहना है कि जब उन्होंने पंचायत के सदस्य के रूप में शपथ ली, तब सरकार ने उनसे कई वादे किए, लेकिन आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये वादे पूरे नहीं हुए। उनके मुताबिक सरकार ने ग्रामीण हलकों के विकास के नाम पर चुनाव करवाए थे, लेकिन उसकी अनदेखी के चलते इन 3 वर्षों में पंचायतों में कोई खास विकास नहीं हो पाया, जिससे उन्हें आम लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। सरकार ने हर पंचायत घर में इंटरनेट की सुविधा और कंप्यूटर ऑपरेटर देने का वादा किया था, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 2 बारी मैं इलेक्ट होया
और सरकार ने साढ़े खास कर साड़ी जिसलै ओह् सैरेमनी हुई साढ़े गवर्नर साहब जेह्ड़े मलिक साहब हे उन्हें बड़ा आश्वस्त कीता पंचायतें और उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम जेह्ड़ी फंडिंग तुसें डायरैक्ट फंडिंग होग और जे तुंदी जिन्नी इंटरनेट सुविधा जां वाईफाई सुविधा ओह् तुहाड़ी पंचायत बिच उपलब्ध होङन। खास करियै जेह्ड़े साढ़े ऑपरेटर वगैरह सारे तो पंचायतें आङन। लेकिन बड़े अफसोस कन्नै आखना पौंदा अज्ज 3 साल होई गे 3 साल खत्म होने आह्ले न और अज तक कोई भी ऐसी सुविधा जी उपलब्ध नहीं हुई है। और दूसरी गल है भाई अज तक मतलब कि पूरा सिस्टम जहां तक मैं समझा पिछली बार इलैक्शन हुए 2011 में और बड़े सारे काम साढ़े इलाके च होए उहे काम जो अज थोड़े बहुते जे चिन्ह हैं बचे न। लेकिन अज जे 3 साल का मैं समझना पूरा सिस्टम जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये पूरा डिफंक्ट है। और खास करिए जेह्ड़ा साढ़ा ब्लाक भलोआल ये कन्नै सतीला हमेशा होंदा क्यों है इस गल की अजें तक समझ नहीं आई। सरकार चाहती है जिन्ने साढ़े हायर अथॉरिटी चाहती हैं पंचायती राज सिस्टम है मजबूत होए ग्राउंड उप्पर अस सब कुछ इत्थे इंप्लीमेंट करवाचै। लेकिन बड़ी सारी चीज़ां जेह्ड़ियां इत्थे इंप्लीमेंट नहीं होआ करदियां। हाँ सर ये सच है कि अहीं जिसलै उतले ही अहीं बोलिया था कि तुसीं कंप्यूटर वाईफाई ऑपरेटर सब कुछ मिलग ते अजे तक साढ़ी पंचायत च कुछ भी नहीं मिलिया है और बड़ी सारी समस्या अहीं सामना करना पौंदा है क्योंकि हर डिपार्टमेंट आखदे न कि अस कैंप लाचै बैंक आह्ले बोलदे न कि अस कैंप लाचै इधर और भी एग्रीकल्चर वाले आंदे न वो बोलदे असें इत्थै कैंप लाचै जां कुसै आधार कार्ड बनवाना है कोई ई श्रम कार्ड बनवाना है असें बड़ी सारी प्रॉब्लम आंदी है क्योंकि इधर नेटवर्क नहीं है। फिर असें जाना पौंदा कदें लोकें भी भेजना पौंदा कि तुस फलानी जगह जाओ उत्थे जाइयै तुस अपना आधार कार्ड ठीक कराओ जां ई श्रम कार्ड बनाओ कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना होवे उन्हें दूर दूर जाना पौंदा है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।